Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple IT Cities and मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। तो हमने अभी चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था हमारे। उसके हमने 3 लेक्चर्स कर लिए थे। तो हमने ऑलमोस्ट इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए थे जो मल्टीपल चॉइस वगैरह थे। ठीक है। तो और शॉर्ट आंसर टाइप भी कर लिए थे हमने। तो हाँ, हमने 49 क्वेश्चंस तक कर लिए थे लास्ट लेक्चर तक। तो आज हम मोस्टली ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और हमें भी फोर्थ पार्ट पे। ओके, देखिए मैंने हेडिंग भी डाल के रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैच द कॉलम टाइप है। तो देखिए इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आपको अगर आता होगा तो आपको इजीली बन जाएगा। और ऐसे कैलकुलेशन वाले पार्ट रहते नहीं इसमें, शायद तक मुझे पता है। देखिए सारे जो भी क्वेश्चंस है डायरेक्ट इनका इनके साथ कुछ रिलेशन में है। और ये लास्ट वाला कुछ स्टेबिलिटी के ऊपर है, तो हम देख लेंगे। चलिए 4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे कि खत्म कर दें। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, तो कॉलम 1 में है पहला। टू सॉलिड्स विच हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन अ सॉल्वेंट एंड विच डू नॉट अंडरगो रिएक्शन व्हेन डिसॉल्व्ड इन। ओके, तो बोला है दो सॉलिड जो होते हैं वो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी के होते हैं। अगर आपके पास देखिए, उसने बोला है अगर आप किसी भी सॉल्वेंट में किसी सॉलिड्स को डालते हैं तो उन दोनों सॉलिड्स के घुलने की यानी कि उसकी मिक्स होने की जो हम यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं ना, घुलने की प्रॉपर्टी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं, तो वो अलग अलग होती है। तो वो बोल रहा है कि डू नॉट अंडरगो रिएक्शन व्हेन डिसॉल्व्ड इन इट। ओके, तो उनकी सॉल्युबिलिटी के कारण उनमें कुछ रिएक्शन नहीं होती, ये बोल रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है? तो इसका आंसर मुझे जहां तक दिख रहा है बेसिकली ये हमारा है। लेकिन वो रिएक्शन में यानी वो रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, तो पहले का आंसर बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन होता है। देखिए आप सबने डेफिनेशंस आपने सबने प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी तो आपको इजीली बन जाएगा। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन आपको पता ही है क्या होता है। अब वो बताने की कोई बड़ी बात यानी बताना नहीं चाहिए मुझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिक्विड दैट डिकम्पोजेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये देखते सही लग रहा है। अगर कोई लिक्विड है, ओके, हमारे पास ये कोई बीकर है और ये लिक्विड डिकम्पोज हो रहा है। ओके, डिकम्पोज हो रहा है एट बॉइलिंग पॉइंट। उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा, जैसे अपना वाटर का जो होता है, वाटर उसका कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। वैसे कोई भी ऐसा सब्सटेंस रहा होगा उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट है। तो उस रिएक्शन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? तो बेसिकली होता है ये, इसको हम कहते हैं यानी यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। सो इसे हम बेसिकली डिस्टिलेशन कहते हैं। शन अंडर, पर देखिए यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट का भी ध्यान देना है, इसलिए अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ओके, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है, तो आपको ऐसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं मेसोकॉलम्स का। ओके, तो इसमें बोला है स्टीम वोलेटाइल लिक्विड। ओके, तो हमें बोला है यहाँ पे स्टीम जो है वो वोलेटाइल लिक्विड किस में फॉर्म होता है? तो यानी कि वो बेसिकली हमारा सिंपल डिस्टिलेशन में होता है। थर्ड का सिंपल आंसर है सी, सिंपल डिस्टिलेशन। देखिए सारी प्रोसेसेस आपने पढ़ी होगी। अभी मैं सभी को एक एक करके ब्रीफ में समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। आपको मैं ऐसा आंसर बता रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ कि वो कैसे आया। ओके, फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। और बेसिकली केमिस्ट्री है तो आपको थोड़ा बहुत तो रटना पड़ेगा। ओके, हालांकि ऑर्गेनिक ही एक ऐसा केमिस्ट्री का पार्ट होता है जिसमें रटने यानी कि कम रटना पड़ता है। सॉरी, फिजिकल में सबसे कम रटना पड़ता है, बट ऑर्गेनिक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपको थोड़ा लॉजिक पता चल गया ना तो आप रिएक्शंस कर पाते हो। लेकिन कुछ कुछ रिएक्शंस होती है, नेम्ड रिएक्शंस होती है, वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अल्डिहाइड कीटोन की भी कुछ नेम्ड रिएक्शन होती थी, आपको पहले एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए कि बेसिकली क्या है। ओके, तो वैसे फोर्थ वाला पॉइंट देखकर टू लिक्विड्स विच हैव बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू ईच अदर। ओके, ये इसमें हम अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। फोर्थ वाले में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, तो अब आप देखिए आपको जैसे जैसे ऑप्शन आते जा रहे हैं आप समझ भी आ रहा होगा। और यहाँ क्वेश्चन में भी दिया है ये बेसिकली अगर आपके पास दो सॉलिड्स है डिफरेंट सॉलिबिलिटी के, लिक्विड है जो डिकम्पोज हो रहे हैं अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, स्टीम है जो वोलेटाइल लिक्विड है। ओके, दो लिक्विड दिए हैं उनको बॉइलिंग पॉइंट एकदम एकदम क्लोज है। तो हमें कौन सी प्रोसेस यूज करना है ताकि हम उन दोनों को सेपरेट कर सके, हमें ये चीज देखना है। तो देखिए मैं यहाँ पे ये निकाल लेता अपना यहाँ का ड्रॉअर। ओके, तो देखिए पहले वाले का ऑप्शन क्या निकाले हमने?
अगर दो सॉलिड है और उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है तो किसी सॉल्वेंट में, तो हम उनमें से उनको सेपरेट कर सकेंगे यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये फर्स्ट इसका ये आ गया था। लिक्विड दैट डिकम्पोजेस एट बॉइलिंग पॉइंट, तो हमने सेकंड वाले का आंसर निकाला था, ये आया था हमारा। थर्ड वाले का वैसे ही हमने निकाला था, इसका कुछ स्टीम डिस्टिलेशन आया था, क्योंकि स्टीम है तो स्टीम डिस्टिलेशन कर लेंगे हम। ठीक है, ओके तो ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। इट इज बेसिकली सिंपल नहीं होता है, स्टीम है। मैंने शायद लिखते समय कुछ गड़बड़ कर दी होगी। और फोर्थ वाला तो देखिए, अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिल। अब लास्ट ऑप्शन बचा टू लिक्विड्स विद लार्जर डिफरेंस। अब देखिए यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा है, और अगर ज्यादा है तो फिर यहाँ पे हम कौन सा वाला यूज करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन। ओके, सिंपल डिस्टिलेशन। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करने थे। देखिए आपको ये सारी रिएक्शंस, अगर आपको बस इतना पता रहना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, डिफरेंस कम है, ये सारी चीजें आपको पता होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो इसमें कुछ इस साइड में कुछ दिया, उससे रिलेटेड कुछ है। तो ये तो बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें अब लॉजिक वाली पार्ट आ गई। क्वेश्चन नंबर 51 चलो। ओके, क्योंकि देखिए मेरे को कार्बोकेटाइन न्यूक्लियो फाइल ये सब दिख गया, तो मेरे को पता है इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ सकता है, या फिर इनसे कुछ रिएक्शन हाइब्रिडाइज कार्बन वगैरह ये सारी चीजें पूछिए। ठीक है, तो देख लेते कार्बोकेटाइन। साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन, ऐसा कुछ रिलेशन तो नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं। Conjugation of electron of CH sigma bond with empty p orbital at adjacent positively charged carbon। नहीं नहीं, फिर देखते sp2 hybridized carbon with empty p orbital। हाँ, तो देखिए जो आपको कार्बोकेटायन होता है ना, कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन, देखिए लॉजिकली सोच सकते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा करके दिखा रहा हूँ। जो कार्बोकेटायन तो यहाँ पे C प्लस बनेगा। ओके, ठीक है, तो ये बेसिकली कैसा बनता है पता है क्या, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है बेसिकली वो sp2 आता है। ठीक है, हाइब्रिड, और इसके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। तो आपको इस तरीके से याद आया होगा कि अगर हम कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज बनता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल का देख लेते हैं। डी नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ा था। ओके, और ए का ऑप्शन मैं यहाँ सी लगा देता। ठीक है, देखिए हमने ये अच्छे से पढ़े थे कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो वही मैं अभी बीच के छोड़ दूं और यहाँ सिक्स का आंसर देख लो। तो देखिए पहले का तो हमने सी लगा लिया, सेकंड का हमने एफ लगा लिया, और फोर्थ का सिक्स का ऑप्शन मैं पहले से बता रहा हूँ, ई इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं। अब मेरे को हाइपर कॉन्जुगेशन दिख गया और ये बी दिख गया, तो इसका आंसर तो ये है, इजी। थर्ड का भी है। आइसोमर्स बेसिकली क्या होते हैं, इस साइक्लोहेक्सेन एंड वन साइक्लोहेक्सेन, ये हमने हमारे आइसोमर्स हो गए। और sp हाइब्रिडाइज्ड, तो देखिए इथाइन होता है। इथाइन तो आपको पता ही है कैसे स्ट्रक्चर बनता है, कैसा बनेगा, ये सी 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 ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये हमारा इथाइन हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दिया, तो फिर से वहां लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ईजी था ये तो, ऑलमोस्ट सभी से बन गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो देखिए इसमें भी आपको देखिए, अगर ये देखिए यहाँ पे आप चार कॉलम वन के साइड देखिए, देखिए मैं अभी यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ। तो देखिए ये सारी नेम्ड रिएक्शंस है, यानी कि मेथड्स है, यानी कि पॉपुलर रिएक्शंस है। और आपको जब तक ये याद नहीं होगा तो आपके पास ऐसे कोई मेथड नहीं है जिससे आप ये बता सके कि इसमें ये यूज होता है या ये यूज होता है। तो बेसिकली ये रटने वाली चीज है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, ड्यूमास मेथड। तो ड्यूमास मेथड बेसिकली क्या होता था, तो इसमें बेसिकली हमारा ना नाइट्रोजन गैस निकलता था, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो आपको ये सब याद होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ये तो ऑलमोस्ट यानी कि मोस्ट फेमस मेथड है एक टाइप से। और ये हम क्यों यूज करते हैं, इसमें हम यह यूज क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट यूज करते हैं, अमोनियम सल्फेट। ओके, वहीं पे हम अगर थर्ड ऑप्शन देख लें अपना, तो वो हमारा कैरियस मेथड है, यस मेथड। ये भी हमारी एक रिएक्शन होती है। इसमें हम क्या यूज करते हैं, हमारा एक बहुत अच्छा वो होता है हमारा, क्या कहते हैं, सॉरी, कंपाउंड, जिसकी मदद से हम ये मेथड को फॉरवर्ड करते हैं, AgNO3। ठीक है, वहीं हमारा फोर्थ ऑप्शन देख ले, क्रोमेटोग्राफी। तो आपको पता ही है, क्रोमेटोग्राफी भी आप नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें अपना सिलिका जेल आता है। ठीक है, और हमारा जो फिफ्थ हो गया होमोलिसिस, तो लाइसिस। तो इसमें देखिए होमोलिसिस में क्या होता था, फ्री रेडिकल्स होता था।
अब आपको पता ही होगा होमोलिटिक फिशन और हेट्रोलिटिक फिशन दो टाइप के होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सिक्स ऑप्शन भी लिख दूं, हेट्रोलाइसिस, तो इसमें क्या आएगा, चलिए आप सोचिए 30 सेकंड तक की, फिर मैं आंसर लिखता इसका। देखिए जैसे होमोलिसिस में हमारा जो होता था, कोई भी बॉन्ड पे रहे तो वो जो दोनों बीच का एक हाथ बॉन्ड है तो वो तोड़ के दोनों बराबर डिवाइड करते थे, तो दोनों के ऊपर एक एक फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन आता था। वहीं पे हेट्रोलिसिस में वो पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने एक ही एटम को दे देता था। तो बेसिकली इसमें क्या होता था, जैसे ये एक्स है और ये वाई है, ये बॉन्ड है, अगर ये टूटा तो ये ऐसे टूटता था, ये ऐसे टूटता था, और एक्स डॉट बनता था और ये वाई डॉट बनता था। ठीक है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता था पता है क्या, एक्स और ये वाई रहा तो ये पूरा का पूरा ऐसा जाता था। इसमें देखिए इसमें क्या होता था पता है क्या, इसमें ऐसे ऐसे आते थे बॉन्ड्स। सॉरी, मैंने पूरे फुल एरो बना दिए थे, पर इसमें फुल एरो आता था। इसमें क्या आता था, इसके ऊपर एक्स का निगेटिव आता था और यहाँ वाई का पॉजिटिव आता था, तो यहाँ चार्जेस जनरेट होते, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आयंस। ओके, तो इस तरीके से होता था। ठीक है, तो देखिए मैं बताया ना, देखिए ये जो रिएक्शंस थी इनमें कुछ समझाने लायक नहीं था, लेकिन होमोलिसिस हेटेरोलिसिस अकॉर्डिंग यानी कि हम जीओसी के कॉन्सेप्ट में देखे तो ये हमने पढ़े अच्छे से, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा पाया इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ओके, फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन कार्बन है, सिंपल चीज बोला है, तो हमें बस इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो जो फ्री रेडिकल होता है हमारा, वो बेसिकली एक ट्राइगोनल प्लेनर में रहता है। ओके, जैसे हमारा सी ये हो गया, सॉरी, हाँ, इसको ऐसे कर दे रहे। हाँ, तो देखिए जो हमारा फ्री रेडिकल होता था ना, तो, पहले मैं फ्री रेडिकल से पहले एक चीज बताता आपको। देखिए कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर क्या होता था, C++। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था, हाइब्रिडाइजेशन जो होता था हमारा sp2 होता था, और sp2 हाइब्रिडाइज विथ अ पॉजिटिव चार्ज, तो वो हमारा क्या होता था, ये हमारा बेसिकली ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर आता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, तो ये आपने पढ़ा होगा कैसे। देखिए कार्बन के ऊपर आ गए, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर प्लस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स रहे। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ में ऐसे एच एच ये बनाया, तो ये हमारा ट्राइगोनल प्लेनर आ गया स्ट्रक्चर। तो ये कार्बोकेटायन का तो मुझे पता है कि ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन सेम अगर आप, ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल दे दिया आपने, तो देखिए अगर कार्बन आपके पास एच एच और ये एच ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, तो ये 3 कार्बन तो ठीक है, पर ये हाइड्रोजन में से इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कार्बन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सी पे डॉट बन गया, एच बचा, एच एच एच, तो ये भी हमारा पता है कि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ही आता है। तो जो सी डॉट यानी कि जो फ्री रेडिकल होता है एक्ट एज कार्बोकेटायन होता है। ठीक है, ये सब आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ा होगा। कार्बन आयन के बारे में कोई बात नहीं करूंगा मैं, ये आपको इजीली समझ आएगा कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ पिरामिडिकल बनता है। कैसे बनता है, देखिए सी नेगेटिव हो गया, तो सी के ऊपर कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये नेगेटिव की चार्जेस की वजह से +1 इलेक्ट्रॉन हमेशा मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा, सी 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 सी। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाकी आपको सब समझ आ गया होगा। ठीक है, सॉरी, इरेज करना पड़ेगा। ओके, अच्छे से बना लेते। हाँ, फ्री रेडिकल भी आएगा, कार्बोकेटाइन भी आएगा, कार्बन आयन हमारा पिरामिडल होगा, लीनियर तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है, ओके, तो हमें कुछ स्ट्रक्चर दिया और उन उसमें बोला है कि किस यानी कि किस लोन पे सॉरी, कार्बोकेटाइन दिया है यहाँ पे और यहाँ पे CS। ओ शिट, हाँ, कार्बोकेटाइन दिया था वहां पे और ये हमारा आ गया CH3, ऐसे बॉन्ड लगा दिया मैंने, ये कार्बन नहीं है हमारा। ठीक है, ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, CH और ये डायरेक्ट बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें बोला है कि किस कॉन्सेप्ट से ज्यादा स्टेबल है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, लोन पेयर प्लस कार्बोकेटायन, इनके बीच में क्या है, कॉन्जुगेशन है, और लोन पेयर प्लस अपना ये हो गया पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा रेजोनेंस आ गया, तो स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस है। तो जो उसके सामने लिखा है वही है इसका आंसर ए, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। देखिए अगर आप इसका लोन पेयर यहाँ डाल देंगे, ठीक है, तो इसका कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा और ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उस तरीके से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट बना के और चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं Fe3 और C+। ओके, देखिए कार्बोकेटाइन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हो, वो भी 3 3। तो देखते हैं बेसिकली पता है कि ये बहुत हाईली
इसको ये मांगता है EDG। ठीक है, EDG रहता तो ठीक है, पर EWG रहा, EWG रहा तो यहाँ गलत हो गया, और ये हमारा EWG है, तो ये पूरा जो हमारा है ऑलमोस्ट डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसका आंसर तो मुझे बी लग रहा है। ठीक है, और ये -I इफेक्ट की वजह से ये। ठीक है, और हम सी देख लेते हैं। कार्बन के ऊपर निगेटिव और ये CH3 मिथाइल मिथाइल ग्रुप है। फिर देखिए, अगर निगेटिव चार्ज है और आपने EDG दिए है तो गलत है, पर यहाँ EWG रहता तो राइट रहता, तो यहाँ पे गलत है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज ड्यू टू। तो यहाँ पे सी का आंसर भी हमारा बी ही आएगा। ठीक है, और हम लास्ट वाला देख लेते हैं, फोर्थ वाला। ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मांगता है, और ये सही दिया इसने, दोनों CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता तो हमारा गलत हो जाता। तो इस हिसाब से हमारा ये जो आंसर है वो सही है। तो ये किस वजह से स्टेबल है, ये हमारा है, ऐसा हम देखें तो स्टेबलाइज ड्यू टू +I इफेक्ट भी है, पर यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं स्टेबलाइज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन कह सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जो इफेक्ट आता है ड्यू टू स्टेबिलिटी, वो हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है, सिग्मा, उसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं ना हम, हाइपर कॉन्जुगेशन को। तो फोर्थ का ऑप्शन हमारा सी भी हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको देखने थे। ओके, तो इसी के साथ हमारे, ओके, तो 4-5 क्वेश्चन ही थे तो हो गए हमारे। अब हम चलिए नया पेज खोलता हूँ और नई हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ, दैट इज हमारा असर्शन टाइप है, असर्शन एंड रीजन टाइप। ओके, तो असर्शन और रीजन टाइप में हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ हमारे पास क्वेश्चन में 55 पे आते हैं। आपको तो पता ही होगा कि इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो इस पे इसमें बोला है सिंपल डिस्टिलेशन कैन हेल्प इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेनॉल। ओके, 97 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 57 डिग्री। ओके, और लिक्विड्स विद डिफरेंस ऑफ मोर देन 30 पॉइंट। ओके, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने एक MCQ में भी करा था। ओके, आपको जहां तक याद होगा, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका। हाँ, तो देखिए ये बात सही है। देखिए इसमें 97 और 56 है, तो ये देखिए ऑलमोस्ट पता है कि 20 डिग्री से डिफरेंस, यानी कि 20 डिग्री से ज्यादा इसका डिफरेंस। देखिए आप देखिए ना, 97 -56 करेंगे तो कितना हो गया, 1954 हो गया। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन हमारा 20 डिग्री है। ठीक है, तो ये पहली वाली स्टेटमेंट दूसरी वाली स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे को सही करी, क्योंकि हमें पता है कि अगर 20 डिग्री से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है तो वो हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन, और अगर उससे कम होता तब हमने देखिए अभी ऐसे ही कुछ एक किया था, सॉरी। हाँ, देखिए अगर हमारा डिफरेंस लेस देन, देखिए पीछे बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू ईच अदर, तब हम कौन सा वाला यूज करते थे, इसमें हम यूज करते थे अपना कहाँ गया इधर, सॉरी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल करेंगे और वहां पे हमारा फ्रैक्शनल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। और मैं ऐसे करता हूँ, ए है, सॉरी ऐसे कह सकते हैं, आर है तो ए। देखिए ये हमारा, अभी मैं कुछ एक नया ही चीज बता रहा हूँ, अगर आपका इफ अगर आर सही है तो आपका ए तो सही ही होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं। अभी मैं ऐसे कुछ कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अभी पढ़ेंगे बाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है, pentene and pent2 in our position isomerism, position isomer depend in the position of the functional group or the substrate। ओके, तो देखते हैं। हाँ, तो देखिए पेंट वन इन कैसे बनाएंगे हम, सी 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 सी। ठीक है, 1 2 3 4 5 वन इन है तो अपने को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, पेंट टू इन है तो सी 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 डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। ओके, तो ये बोला पोजीशन आइसोमेर, चलो ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ये पहली बात तो सही हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, अब उसने बोला पोजीशन आइसोमेरिज्म डिफर इन द पोजीशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप और अ सबस्ट्रेट। ओके, तो देखिए इसमें ये जो फंक्शनल ग्रुप बोला ना, ये गलत है, यानी कि उसमें सब्सटेंट की पोजीशन का रिक्वायरमेंट तो ठीक है, लेकिन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म लगा देते हैं। ठीक है, तो पहला वाला तो सही है पर दूसरा वाला गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो आपको ये अच्छे से आता होगा, मान के चलो। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है, ऑल द कार्बन एटम्स all the carbon atoms in CH2 double bond single bond CH2। okay, okay, all the carbon atoms in CH2 double bond
सिंग सब डबल बॉन्ड CH2 RsP2 हाइब्रिडाइज्ड। और बोला है इन दिस मॉलिक्यूल ऑल कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय डबल बॉन्ड। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमें कि ऑल द कार्बन एटम्स, ये हमारे सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। पहली बात तो ये कैसे दिख रहा है, देखिए ये CH2 हो गया सी, ठीक है। तो देखिए ये वाला अपना हो गया sp2 ट्रू, ये वाला जो कार्बन है वो भी हमारा sp2 है ट्रू, पर ये वाले कार्बन के पास पता है दो पाई बॉन्ड है, तो ये हमारा sp हो जाएगा। तो पहला वाला तो गलत हो गया। इन दिस मॉलिक्यूल ऑल द कार्बन आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय डबल बॉन्ड, नो ट्रू, गलत है, ये डबल बॉन्ड के साथ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पहला वाला तो सही है, और जो फोर्थ वाला है वो, हाँ मुझे फोर्थ लग रहा है, क्योंकि पहला वाला असर्शन सही है और रीजन, नहीं सॉरी असर्शन गलत है हमारा, रीजन गलत है। रीजन सही है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा, कोई नहीं, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आप स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, आप देख लीजिए वहां से। क्वेश्चन नंबर 59, सल्फर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी एस्टिमेटेड क्वांटिटिवली बाय कैरियस मेथड। ओके, देखिए हमने करा भी था अभी एक पिछले मेजर कॉलम्स में, कैरियस मेथड में अपना सल्फर यूज होता है। ओके, तो sulfur is the separated easily from the other atoms in the molecule and gets precipitated as a light yellow solid. Okay, तो देखते हैं, सॉरी थोड़ी सर्दी वर्दी हो गई मुझे यहाँ पे, ठंड का मौसम चल रहा है, आप भी अपना ख्याल रखिए अच्छे से। ओके, तो देखिए इसमें जो होता है हमारा कैरियस मेथड, तो उसमें जो प्रेसिपिटेट बनता है वो बेसिकली कैसा बनता है, इन कैरियस मेथड, ओके, इट फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, पहली बात व्हाइट पीपीटी। और ये किसका बनता है, ये फॉर्म होता है BaSO4 का। और जब वो रिएक्ट करता है सल्फर के साथ तो BaSO4 के साथ में, और जब हम इसे हीट करते हैं किसके साथ में, एंड ऑन हीटिंग, कैसे करेंगे हीट, जैसे अगर हमारे पास BaSO4 है और हम इसे हीट कर रहे हैं विथ BaCl2, एक रीजन लेते हैं हम, जब उसके साथ हीट हीट करते हैं तो एक येलो सॉलिड सब्सटेंस ऑप्टेन होता है जिसमें बहुत सी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। और जब हम उसे फिल्टर करते हैं, वॉश करते हैं या बहुत सारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं तो हमें प्योर BaSO4 मिलता है। ओके, एंड आफ्टर फिल्टरिंग वी गेट प्योर BaSO4। ओके, तो देखिए इसमें ए वाली स्टेटमेंट भी सही है, सल्फर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कैन बी एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली बाय कैरियस मेथड, बात सही है, अपन बता सकते हैं। और सल्फर इज सेपरेटेड इजिली फ्रॉम अदर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज अ लाइट येलो सॉलिड, हाँ ये भी बात सही है। पर देखिए ए और आर यानी असर्शन और रीजन के बीच में ऐसा कोई खास वो नहीं है हमारा, यानी एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो दोनों को एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करता, एक टाइप से एक दोनों की स्टेटमेंट कह सकते हैं बस। तो इसका आंसर मुझे फिलहाल के लिए बी नहीं, ए, ओके, नो नो नो, लाइट येलो सॉलिड प्रेसिपिटेटेड नहीं होता, वो व्हाइट बनता है। ओके, तो हमारा तो आर तो गलत ही हो गया, ए वाला हमारा सही है। ओके, क्योंकि इसमें BaSO4 हमारा डायरेक्टली फॉर्म हो रहा है तो हम उसके बाद में उससे सल्फर निकाल सकते हैं बाय मोल कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह, जो हम आपने कॉन्सेप्ट लगा ले, तो इसका आंसर मुझे थर्ड लग रहा है, ठीक। तो असर्शन हमारा ट्रू है बट जो रीजन है उसका गलत है, ठीक। तो इस तरीके से आपको देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ रेड एंड ब्लू इंक्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग, देखिए मुझे पता चल गया क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट रीजन देखते हैं, द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ इंक माइग्रेट एट डिफरेंट रेट्स बिकॉज पेपर सिलेक्टिवली रिटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इन देयर पार्टीशन बिटवीन द टू फेजेस। ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला वाला जो स्टेटमेंट तो वो कोई भी गलत नहीं कर सकता, पहला वाला तो सही है, अच्छा से तो हमारा ऑलमोस्ट ट्रू, और यानी कि पूरा ट्रू है। आपको पता ही है कि क्रोमेटोग्राफी हम यूज ही करते हैं फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्स, ओके, यानी कि सॉरी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंक। ओके, अगर हमारे पास इंक है उसमें कुछ कंपोनेंट है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। ओके, और वो उसमें क्या होता है, हमारा एक स्ट्रिप हो रहता है, स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर रहता है हमारे पास। ओके, और जो हमारा सॉल्यूशन रहता है उसमें कुछ सॉल्वेंट कुछ मिक्सचर्स रहते हैं, वो एक्ट करते हैं इन मोबाइल फेस। ओके, तो आपने सारी रिएक्शंस पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये जो रीजन दिया हुआ है ये भी उसका सही है, जो कलर्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं एट डिफरेंट रेट्स बिकॉज जो हमारा हम जो पेपर लेते हैं फॉर यूजिंग फॉर, यानी कि हम अगर हम क्रोमेटोग्राफी प्रोसीड कर रहे हैं तो हम डिफरेंट कंपोनेंट यानी कि कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप के पेपर लेते हैं, जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर हम इंक डाल के अपनी प्रोसेस करते हैं, यानी कि जो मेथड यूज करते हैं फॉर सेपरेटिंग,
ठीक है। तो उसमें डिफरेंस ऑफ पार्टीशन होता है इन दोनों फेजेस, कौन सा वाला, स्टैटिक फेज और एक होता है हमारा मोबाइल फेज। तो उस वजह से हम देख पाते हैं कि उनके उस इनके मिक्सचर्स को। ओके। तो इसलिए हमारा असर्शन भी सही है इसका आंसर, और जो हमारा उसका रीजन है वो भी एकदम एग्जैक्ट ट्रू है। ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, तो इसका आंसर हमारा बन जाएगा फर्स्ट। ठीक है। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 भी हो गया हमारा, और लॉन्ग आंसर के कुछ 6 क्वेश्चन बचते। तो चलिए इन्हें भी जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। कहने को लॉन्ग है, पर आपने अच्छे से करा होगा, सारे चैप्टर पूरा पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको इजीली बन जाएगा। हेडिंग डाल लेता मैं, लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है, व्हाट इज मेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन। ओके। कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड, ओके, कंटेन्स sp और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, विल इट बी प्लेनर मॉलिक्यूल और। ओके, तो देखिए, तो बेसिकली इसने बोला हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहली बात तो उसके बारे में कुछ स्ट्रक्चर दिया है वो बोला है। तो देखिए, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, वो एक ऐसे कंपाउंड देते हैं जिसमें इक्विवेलेंट ऑर्बिटल यूज होते हैं। जैसे कि ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए CH2 डबल, और से डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए यहाँ पे पता है पाई बॉन्ड का यूज है। देखिए ऐसे ऐसे रहते हैं, यहाँ पे अपने एक ऐसे बॉन्ड बनता है, एक ऐसे बॉन्ड बनता है, एक ऐसे बॉन्ड बनता है, एक ऐसे बॉन्ड बनता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी रहते हैं इनके। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड रहेगा इसका, वो इसके सिंगल बॉन्ड से हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़े होंगे। तो उसी को हम हाइब्रिडाइज कहते हैं। इसमें डिफरेंट ऑर्बिटल के जो वो होते हैं, लोब्स होते हैं, वो हमारे कंबाइन करते हैं। ओके। तो इसकी मैं एक आपको डेफिनेशन लिखा देता ऑलमोस्ट, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो होता है, द एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होके वो क्या प्रोवाइड करते हैं, टू गिव राइज टू अ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिड। तो हाइब्रिड हमारा बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई ऐसे, आप दुकान में कुछ लेने जाते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे बोलते हैं ना, हाइब्रिड सेब है, हाइब्रिड वगैरह, तो उसमें बेसिकली उन दोनों का मिक्सचर होता है ना। तो जैसे आपने एक सीड बनाना है, उसमें आपको दो सीड की प्रॉपर्टीज डालना है, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन कराना पड़ेगा दोनों सीड का, टू मेक अ न्यू सीड। ओके। तो बेसिकली वही कर रहे हैं हम। अगर हमारे पास एक कार्बन CH2 दिया हुआ है और एक हमारे पास CH2 दिया हुआ है, और हमें इन दोनों का एक सिंपल कंपाउंड बनाना है जो उनसे उनकी दोनों की प्रॉपर्टीज रिटेन करता हो। ठीक है। तो हमें इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराना पड़ेगा। तो ये कार्बन के कुछ पाई पी ऑर्बिटल्स होंगे, कुछ अपने S ऑर्बिटल होंगे। तो देखिए जैसे CH2 हो गया हमारा, अगर यहाँ पे डबल बना रहे हैं हम, तो देखिए इसका कुछ ये ऐसा पाई ऑर्बिटल हो गया, इसका कुछ ऐसा पाई ऑर्बिटल हो गया। ये हमारा हाइड्रोजन ऑर्बिटल हो गया, हाइड्रोजन का सिग्मा ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का सिग्मा ऑर्बिटल हो गया, इसके साथ इसका सिग्मा ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, इसके पाई बॉन्ड के साथ इसका पाई बॉन्ड कंबाइन करेगा, इसके हाइड्रोजन के साथ में इसका सिंगल बॉन्ड हाइब्रिडाइज करेगा, इसके हाइड्रोजन के साथ में इसका सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेगा। ओके। तो इस तरीके से हम अपना हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ताकि हमको एक नया सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल मिल जाए, जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ओके। और इसी एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, क्या कह सकते हैं, बॉन्ड को कह सकते हैं, इज नोन एस हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और बेसिकली हम ऐसे भी कह सकते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और सिंपली ऐसे लिख दीजिए आप, द इंटर मिक्सिंग, क्योंकि मिक्स ही तो कर रहे हैं हम, ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, डिफरेंट ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग को ही हम ये हाइब्रिडेशन के नाम से जानते हैं। ओके। चलिए, हाइब्रिडेशन आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें बोला है कि sp sp2 के बारे में आप बताइए। देखिए ये बेसिकली हमारा क्या होता है, एलिन होता है। एलिन हो गया। तो देखिए इस कार्बन, पहले वाले कार्बन के बारे में देखते, पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो पहला वाला कार्बन देखेंगे, फर्स्ट वाला। तो C के साथ में एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे, बॉन्ड ऐसे, और ये डबल बॉन्ड एक ऐसे। तो देखिए ये बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, 1 2 3, एक टाइप से तीन ही डायरेक्शन में। ये हमारा बेसिकली sp2 होता है। ये आपको पता ही होगा कैसे, 2 सिग्मा बॉन्ड
प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड फ्रॉम पाई बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड हो गया। तो ये बेसिकली हमारा sp2 होता है, ठीक है। वैसे ही जैसे ये है तो फर्स्ट एंड थर्ड हैव सेम स्ट्रक्चर, ओके। अब हम सेकंड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वही हमारा sp होगा। कैसे होगा देखिए, ये c है, ठीक है, ये c हो गया, ये c हो गया और ये c हो गया। इसके बीच में डबल बॉन्ड है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ 1 पाई प्लस 1 सिग्मा आ गया, 1 पाई प्लस 1 सिग्मा आ गया, ठीक है। और वो अलग अलग ऐसे रोटेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 पाई हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जब 2 पाई आ जाए तो हमारे यहाँ एसपी कैरेक्टर शो करता है, ओके। तो हमारा ये एसपी कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास 2 प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हैं, ठीक? तो इस वजह से एसपी कैरेक्टर शो करता है। तो ये बोल रहा है प्लेनर होगा या नहीं होगा, तो देखिए, हालांकि ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, बट इट इज नॉट अ प्लेनर। यहाँ पे कह सकते हैं नॉन इट इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि उसमें हमारा sp2 और sp2 है, तो आप अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के जब आप कंबाइन करेंगे तो वहां पे आपको प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, वो डिफरेंट प्लेन में रहेगा, ओके। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 मेरे को लग रहा है आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है बेंजोइक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। इट्स क्रूड सैंपल कैन बी प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट वाटर, ठीक है। What characteristics differences in the properties of benzoic acid and the impurity make this process purification suitable? ओके, तो हमें बोला है कि जो हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो किस तरीके से सुटेबल है फॉर यानी प्यूरिफाइंग दैट क्रूड बेंजोइक एसिड का जो कंपाउंड होता है, ओके। तो देखिए, जो हमारा बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड में कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होगी, इम्प्यूरिटीज, सॉरी, इसका कंपाउंड, कंपाउंड, ओके। जो हमने क्रूड कंपाउंड लिए, ओके, ये स्क्रॉल नहीं होगा, क्रूड कंपाउंड। जो हम ऑर्गेनिक क्रूड कंपाउंड कहीं से भी गेन करें, हम रॉ मटेरियल कह सकते हैं, जिसमें इम्प्योरिटीज होगी, ठीक है। अब हमें प्योर फॉर्म करने के लिए हमें उसकी इम्प्योरिटीज को हटाना पड़ेगा, ओके। तो जो बेंजोइक एसिड में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पहली बात है। इम्प्योरिटीज दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, H2। तो H2 में इनकी जो कुछ इम्प्योरिटीज होगी, या तो इनसॉल्युबल इन वाटर होगी और सॉल्युबल इन वाटर हो सकती है। हमें पता नहीं है ना, हमें तो रिमूव करना है उसमें से अभी, ओके। तो हमें अब जब हम क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ओके, और तब वी कैन, थ्रू, यहाँ थ्रू लिख देता हूँ, थ्रू क्रिस्टलाइजेशन वी कैन सेपरेट इम्प्योरिटीज, ओके। कैसे कर सकते हैं, यूजिंग कुछ क्रिस्टलाइजेशन में एक प्रोसेस होता है यूजिंग मूथर लिक्वर, एक चीज होती है मूथर लिक्वर, उसकी मदद से हम सेपरेट कर सकते हैं। एंड दस वी कैन ऑब्टेन प्योर बेंजोइक एसिड। देखिए, मैंने आपको क्या बताया है आप समझ रहे हैं। देखिए, अब मैं आपको पूरी रिएक्शन नहीं बताऊंगा, आपको मैंने एकदम मेन मेन फंडा बता दिया कि बेसिकली होता क्या है क्रिस्टलाइजेशन में, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर और थोड़ा रिसर्च करना है और आपको थोड़ा घुस के आंसर देखना है। आपको अपने नोट्स को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली होता क्या था, ठीक है। तो आपकी जो कंपाउंड रहता था उसमें डिफरेंट इम्प्योरिटीज, बहुत सी इम्प्योरिटीज होगी। कुछ इम्प्योरिटीज मान लीजिए मैग्नेटिक होगी, कुछ हो गया, कुछ चिपक यानी अनमैग्नेटिक होगी, कुछ आपकी सॉल्युबल होगी, मिसिबल होगी, ये सारी चीज। तो अगर आप क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं तो उसमें कौन सा फंडा यूज होता है, बेसिकली उसमें फंडा यूज होता है ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इसमें, तो आपको इसी तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है टू लिक्विड्स ए एंड बी कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके। The boiling point of a liquid A is less than the boiling point of liquid B. Okay. Which of the liquids do you expect to come out first in the distillate? Explain. Okay, तो यहाँ पे distillation process, sorry. Okay, देखते हैं।
तो यहाँ पे बोला है कि अ, यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं कि कितना ज्यादा है कितना कम है। ओके, तो देखिए जब वैन वैन पहले ये कंडीशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंट प्रोसेस हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो कुछ ज्यादा नहीं है। लाइक ओके, व्हेन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स इज नॉट मच, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तब हम कौन सा यूज करते हैं? देन वी सॉरी हाँ, या फिर हम इसमें इसमें देन वी कैन नॉट, पहली बात तो हम सिंपल डिस्टिलेशन बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज सिंपल डिस्टिलेशन, जो हम हर, यानी कि कभी भी आपको किसी लिक्विड के बीच में लिक्विड को सेपरेट करना है तो आप सिंपल डिस्टिलेशन लगा लेते थे। ओके, पर उनमें बॉइलिंग पॉइंट को देखते थे, पर उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत सारा बढ़ चढ़ गए, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। पर हम यहाँ मान के चले कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उतना सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पे हम ये प्रोसेस तो यूज नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? वी विल यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसा क्यों? देखिए, जो लिक्विड्स होते हैं उनके वेपर्स फॉर्म होंगे, ठीक है, तो जब टेम्परेचर रेंज हमारा सेम होगा तो कंडेंस भी सेम ही टेम्परेचर पे होंगे। ओके, देखिए अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट वन मान लीजिए आपका 101 है, और बॉइलिंग पॉइंट टू मान लीजिए आपका 103 है, तो इसके कुछ इस टेम्परेचर रेंज पे उसका कुछ उस लिक्विड का कुछ वेपर जो है वेपर हुआ, ठीक है, वो फिर कंडेंस हुआ कुछ रेंज पे, इसका भी कुछ वेपर हुआ, ये भी कुछ कंडेंस होगा, तो ये ऑलमोस्ट बस 2 ही डिग्री का तो डिफरेंस है, तो उतने में हम तो सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते। ओके, तो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना पड़ेगा। ओके, जिसमें हमारा हर एक फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम होता है, उस पे हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसने बोला कि हम उससे सेपरेट कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम बता रहे डिस्टिलेशन। तो बेसिकली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम क्या करते हैं, जो वेपर होते हैं, वेपर्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर, जो हमारे दो लिक्विड है उनका जो मिक्सचर है, जब हम उसको हीट करेंगे तो उनके जो वेपर्स को है वो हम, इन वेपर मिक्सचर को हम वी पास इट थ्रू अ कॉलम, और वो कॉलम को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उस कॉलम को कहते हैं फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम। ओके, तो जब हम फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम के थ्रू पास करते हैं, और ये हम वेपर फेज में पास कर रहे हैं, ओके, यानी कि लिक्विड फेज में पास नहीं कर रहे, जैसे कि आपने पहले हीट करा उसका वेपर बनाया, वेपर बनाने के बाद में वो कंडेंस हुआ तब पास नहीं कर रहे, इसको कर रहे बिफोर कंडेंसेशन, क्योंकि अगर आप कंडेंसेशन के बाद में पास करेंगे तो फिर तो वो लिक्विड सेम ही बन गया ना। अगर आपको सेपरेट करना है तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे जो डिफरेंट वेपर आ रहे हैं उनको पहले उन वेपर को ही सेपरेट करना पड़ेगा, तब वो इजीली कंडेंस हो जाएगा। ओके, ठीक है, और ये जो हमारा फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम है उसको हम वी फिट इट ओवर द बॉटम फ्लास्क, कुछ बॉटम फ्लास्क होगा उससे हम इसको जोड़ देंगे, तो जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा वो पहले डिस्टिल होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, ये हमारा हो जाएगा डिस्टिल फर्स्ट। ओके, और जो हमारा जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है तो वो बाद में पेपर फॉर्म करेगा और वो बाद में डिस्टिल हो जाएगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, ये हमारा डिस्टिल नेक्स्ट हो जाएगा। तो मुझे ऐसे कुछ याद नहीं है इसका जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता था, पर मैं आपको एक वो बना रहा, एक हल्का सा डायग्राम बना देता मैं आपको, जिससे आपको थोड़ा याद आ जाएगी ये कैसा बनता था। ओके, तो देखिए इसमें कुछ ऐसा होता था कि ये आपने कुछ ऐसा स्टोव रख दिया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्टोव था हमारा, क्योंकि आपको इसमें हीटिंग तो पक्का होगी, ठीक है, ये कुछ हमारा फ्लास्क हो गया, बाउल कह सकते हैं हम, ठीक है, इसमें हम पहले इसको एयर पैक कर देंगे, ठीक है, पहली बात तो इसमें से कुछ ये होगा, ठीक है, कुछ ये ऐसे कुछ एक बड़ा सा सिलेंडर सा रहता है, ठीक है, इसमें हमारा जो है ये, इसी को हम फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम कहते हैं, फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम, ठीक है, तो इसमें कुछ ऊपर में कुछ वेपर्स बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कॉर्क लगा देते हैं। ओके,
तो ये जो वेपर्स है इनका कुछ निकलने का आउटलेट भी तो रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ एक आउटलेट रहता है, और यहाँ पे हम कंडेंसर लगाते हैं, कंडेंसर। और यहाँ पे हम एक फ्लास्क लगा देंगे। कैसा लगा दें ये फ्लास्क, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका कुछ लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड का मिक्सचर है। तो मान लीजिए 101 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड वन हमारा वेपर बनाना चालू करा, तो यहाँ पे वेपर निकलेंगे। तो जब तक ये 101 डिग्री है तब तक ये तो पूरा वेपर बनेगा, जो वेपर बनेगा वो पहले यहाँ जाएगा। फिर जब यहाँ पे चला गया वेपर फेज में, तब वो कंडेंस होगा, यहाँ पे कंडेंस होके फ्लास्क में चला गया। इसका काम हो गया। उसके बाद में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तब आपके पास जो लिक्विड रहेगा वो दूसरा लिक्विड कंडेंस होगा, और आप उसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको सेपरेशन यूज करना है, यानी सेपरेशन आ जाएगा फॉर बोथ द लिक्विड्स। तो ऐसी प्रोसेस थी, आपको कुछ याद आया होगा, मैंने क्वेश्चन कराया उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। सॉरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है यू हैव अ मिक्सचर ऑफ थ्री लिक्विड्स ए, बी एंड सी। और बोल रहा है देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड रेस्ट ऑफ टू लिक्विड्स दैट इज बी एंड सी। ओके, ए और बी और सी, यानी सॉरी, यानी कि आप कैसे समझाओ, जो ए लिक्विड है और जो बी और सी लिक्विड है उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे हम ए और बी और सी के बीच में, पहली बात तो ये समझ आ रहा है हमें। और बोल रहा है बी एंड सी और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी एंड सी आर क्वाइट क्लोज, पर यहाँ पे बोल रहा है साथ ही साथ ए और बी और सी, सॉरी कैसे बोलूं मैं, देखिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। जो बी और सी है उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ए और बी की बात करें और या फिर ए और सी की बात करें, तो वहां पे हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो बी और सी है उनके बॉइलिंग पॉइंट ए से बहुत बड़े हैं या फिर कम है। ओके, समझ आ गया आपको? ठीक है। तो लिक्विड्स ए बॉइल्स एट अ हायर टेम्परेचर देन बी एंड सी। ओके, ये बात इसमें बोल दिया कि जो लिक्विड ए है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और बोल रहा है कि एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज लोअर, और सी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बी से बड़ा है। हाउ विल यू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर? ओके, तो कुछ डायग्राम भी बनाने बोले, देख लेते हैं। तो पहले जो लिखा है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट राइट, या फिर ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, जो लिक्विड ए है, लिक्विड ए, इसका बॉइलिंग पॉइंट वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, ए का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन बी एंड सी, पहली बात तो ये। और जो बी का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो कम है सी से। तो फाइनल ऑर्डर जो हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, पहले तो ये लिख लेते हैं, वो हो जाएगा बी का सबसे कम हो जाएगा, फिर सी का हो जाएगा, और फिर ए का हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझ आ गया आपको? तो देखिए, इसमें बोला है लिक्विड ए कैन बी सेपरेटेड, पहली बात तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये लाइन मैं पहले लिख रहा फिर आप समझ जाएंगे क्या लिखा। फ्रॉम बी एंड सी यूजिंग सिंपल distillation as a high boiling point or difference. Okay, but यहीं पे हम ये भी लिखेंगे, but we can't separate B and C using same, जो हमने पिछली बार किया उससे हम नहीं कर सकते। ओके, तो अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ड्यू टू लेस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, सो हियर हम यूज करेंगे, हियर वी विल यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसे हमने पिछली बार किया था। ओके, तो मैं अभी उसका स्ट्रक्चर तो नहीं बनाऊंगा, आपको समझा दिया मैंने, हम सिंपल डिस्टिलेशन देंगे। ओके, तो सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। तो और हमने, अगर आप देखिए, अगर आप सिर्फ पहले केस वन ले लेते हैं हम, केस वन, इफ वी यूज सिंपल डिस्टिलेशन, अगर हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर रहे हैं, तो वी कैन सेपरेट ओनली ए फ्रॉम बी, ए को हम बी से सेपरेट कर सकते हैं, और ए फ्रॉम, और नहीं, ए एंड भी लगा सकते हैं, एंड ए फ्रॉम सी। ठीक है, बट वी कांट सेपरेट
ए, सॉरी, बी फ्रॉम सी, ठीक है। तो हम बी को, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके। तो हम बी और सी को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। पर केस टू ले लेते हैं हम, केस टू, इफ वी यूज फ्रैक्शनल, अगर हम फ्रैक्शनल यूज लेते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो हम ए को देखिए, आपके पास कुछ मान लीजिए कुछ एकदम कैसे कर सकते हैं कि एक 500 रुपये वाली चीज है और एक 200 रुपये वाली चीज है। तो देखिए, 200 रुपये वाली चीज चलो ठीक है, काम तो चल रही है, पर 500 वाली चीज से आपको काम भी चलेगा और लंबे समय तक भी चलेगा और अच्छी है वो चीज, ठीक है। भले ही यहाँ पे कॉस्टली है पर हमारे सारे काम हो जाएंगे। 200 रुपये वाली इसमें मान लीजिए वो सिर्फ कुछ 5 मीटर तक ही जा रही है, पर 500 मीटर वाली वो 10 मीटर तक जा रही है, तो हम 500 मीटर वाली ज्यादा प्रेफर करके, सो वी विल यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे हम ए को बी से भी कर सकते हैं, ए को सी से भी कर सकते हैं, या फिर हम बी को सी से भी कर सकते हैं, ओके। तो इसमें हम तीनों कर सकते हैं, सो यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसका स्ट्रक्चर के बारे में बोला है तो मैंने अभी पिछले लास्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में ही इसका स्ट्रक्चर बनाया था ऑलमोस्ट, कुछ थोड़ा बहुत, तो वहां से आप रेफर कर लीजिए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। उसमें बोला है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ बबल प्लेट टाइप फ्रैक्शनल प्लेटिंग कॉलम, ओके। तो देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन थे ना लॉन्ग आंसर टाइप, इसमें पहला क्वेश्चन ठीक था, और उसके बाद में पूरे क्वेश्चन पूरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पूरे सेपरेशन वाले प्रोसेस के ये, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा एक टाइप से प्लस पॉइंट कह सकते हैं अगर आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस अच्छा आता है। तो देखिए, आपको ये वाली रिएक्शन तो बहुत देखिए, ये बहुत इजी इजी आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, तो उससे आपको इजीली आप डायग्राम बना सकते हैं, आप अपना लॉजिक लगा के बता सकते हैं कौन सा वाला हम प्रोसेस यूज करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 65 पे देख लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड बाय यूजिंग फ्रैक्शन, ओके। फिर फ्रैक्शनरेटिंग कॉलम आ गया, ठीक है, देख लेंगे इसको भी। वॉट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताना है उसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60। तो देखते हैं, तो जब भी हमारे बॉइलिंग पॉइंट में जैसे हमारे पास एक लिक्विड वन है, ठीक है, और ये लिक्विड टू है, ठीक है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, डिफरेंस है, तब हम अपना फ्रैक्शनरेटिंग कॉलम यूज करते हैं। और ये कब होता है? एंड व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ग्रेटर है, ओके, ग्रेटर है, तब वी यूज सिंपल डिस्टिलेशन। लेकिन अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल मान के सकते हैं, कल, और सॉरी, और लेस कहते थे, तो हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके। ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें बेसिकली क्या होता था पता है क्या? तो इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि इसने उसी के बारे में पूछा है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो वेपर्स होते हैं, वेपर्स वेपर्स ऑफ लिक्विड जो फॉर्म होते हैं, इट फॉर्म्ड इन डिफरेंट और गिवन टेम्परेचर, जो उनके बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है उसके टेम्परेचर रेंज में रहेगी, आर कंडेंस्ड वन बाय वन, ठीक है। एंड वी टेक देम और सेपरेट देम आउट इन फ्लास्क मान लीजिए, ठीक है। एक बाहर के फ्लास्क में हम उसको सेपरेट कर लेते हैं अगर हमारे पास डिफरेंट, तो इसमें ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस तरीके से use होता है, ओके। तो आपको मैंने आपको बता दिया ये फिनोमिना क्या होता है, ओके। अब बात करते हैं हम फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम के बारे में, ओके। फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम, तो देखिए फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम जो बेसिकली होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा जो एक फ्लास्क रहता है उसके माउथ से अटैच्ड रहता है, पहली बात तो, ठीक है। कैसे रहता है देखिए, मैं उसको कुछ एक डायग्राम सा बना दूं। डायग्राम बाद में बनाते हैं, पहले पूरा इसको समझा ही देता हूं, ओके। देखिए, तो जो वेपर होता है यानी कि मान लीजिए किसी का लो बॉइलिंग पॉइंट है, किसी का हाई बॉइलिंग पॉइंट है, तो देखिए जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, उसका वो बहुत पहले कंडेंस हो जाएगा, ओके। देखिए हाई बॉइलिंग, सॉरी, लो बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो कम टेम्परेचर पे पहले बॉईल होके अपना वेपर बना लेगा, और वो फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम से पास होके कंडेंस हो जाएगा, और वो उस फ्लास्क में
लिक्विड आ जाएगा, ठीक है। वो हमने अलग कर दिया। उसके बाद में जब हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड कंडेंस और वेपर बनाना चालू करेगा, और जब वो वेपर बनाएगा फिर उसको फ्रैक्शनरेटिंग कॉलम से पास करेंगे, तो वो फिर से अपना क्या करेगा, वो फिर कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि हम कंडेंसर भी लगाएंगे वहां पे। ओके, तो उसको फिर हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शनरेटिंग कॉलम का यूज करके दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट की मदद से उन दोनों लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं इन डिफरेंट फ्लास्क। ओके, तो ये काम होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऊपर ऐसा एक कॉर्क रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ कॉर्क रहेगा पहले तो, और ये हमारा ऐसा कुछ रहता है, और यहाँ पे हम आउटलेट रखेंगे और जो हमारा वेपर बना वो उसको पास करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है अपना, ठीक है। और इसको हम ऐसा कुछ, हमारा एक फ्लास्क हो गया, और ये हम ऐसा कुछ रखते हैं, ये बाउल रहता है, यहाँ पे हमारा लिक्विड रहता है, और हम इसको एकदम एकदम एयर टाइट पैक कर देते हैं। तो इसमें से कुछ ऐसे वेपर्स बनेंगे, ठीक है। कुछ एक्सट्रीम यानी जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट में ये होगा, इसके वेपर यहाँ जाएंगे, ठीक है। यहाँ गए, यहाँ पे फिर अपना कंडेंसर रहता है, ठीक है। कंडेंसर रहा, कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर ने फिर कुछ एक फ्लास्क रहेगा अपना, फ्लास्क, यहाँ पे हम आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। तो ये हमारा सिंपल पैक्ड फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम रहता है, ठीक। तो इस तरीके से आपको देखना है। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, बाकी आप थोड़ा और अच्छे से रंग बिरंगी देख सकते हैं गूगल पे डाल के, या फिर अपनी बुक्स में देखिए और अच्छे से बनाओ। मैं बस ऐसे रेफरेंस के लिए बना रहा, मैं ऐसे ड्राइंग का तो टीचर हूँ नहीं, ठीक है। कोई नहीं, ट्राई करूंगा मैं और अच्छी ड्राइंग कर पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A liquid with high boiling point decomposes on simple distillation, but it can be steam distilled for its purification. How explain how it is possible? बोल रहा है कि जो लिक्विड है उसका अगर कोई लिक्विड है उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो सिंपल डिस्टिलेशन से हम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, बट हम उसको और प्योरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन। ओके, ये प्रोसेस को हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, जो स्टीम डिस्टिलेशन होता है हमारा, स्टीम डिस्टिलेशन, तो स्टीम डिस्टिलेशन एक स्पेशल टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सॉरी, स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निक, टेक्निक, सॉरी, टेक्निक फॉर सेपरेशन। और ये किसके लिए होता है, बेसिकली फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लीजिए, ठीक है। तो जब कोई जो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो डिकम्पोज होना चाहते हैं एट हायर टेम्परेचर, ओके, तो हम नॉर्मल डिस्टिलेशन यानी कि यूज करते हैं बेसिकली। पर अगर कभी कभी वो डिस्टिलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाते, यानी कि कहना चाहिए कि वो जो नॉर्मल डिस्टिलेशन से हम उनको डिकम्पोज करें, पर कुछ कंपाउंड हो गए एक्सेप्शनल टाइप के, वो डिकम्पोज होना नहीं चाहते, तब हम याला स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है पता है क्या, तो जो हमारा एपार्टस रहता है उसमें हम वाटर ऐड करते हैं, ओके, और हम उससे फ्री कर देते हैं फॉर इवेपोरेटिंग, ओके। तो जब डिस्टिलेशन हो जाएगा हमारा, तब वो वेपर बना हुआ है वो कंडेंस हो जाएगा, और उससे हम फिर उसको फिर से यूज में ला सकते हैं। यानी कि इसमें बेसिकली क्या होता है, वंस द डिस्टिलेशन, नॉर्मल, ये नॉर्मल डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन इज अकम्प्लिश्ड द वेपर्स आर कंडेंस्ड, और वेपर कंडेंस्ड हो गए तो वो हमारे सेपरेट हो गए। तो हम जब इसे 6 क्वेश्चन में बस यही तो हमने पढ़े हैं कि वेपर बना रहे हैं और उनको सेपरेट करना है, ओके। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये 6 क्वेश्चन में आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, ओके। तो यहीं पे हमारा देख लेता मैं, और कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, ओके। नीचे आंसर्स दिए, आप आंसर्स चेक कर लीजिएगा, ओके। तो ये हमारा एंड होता है यहाँ चैप्टर का, ओके। तो ठीक है, आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू आज के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। ओके, बाय।